हेलो। आवाज़ सही है मेरी? ओके जी। ऑडिट एंड एश्योरेंस विफा के लिए हम आज ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सेशन में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो सबसे पहले कुछ टाइम लगा कर के उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे आज के सेशन में। और आज ही के सेशन में हम अपनी चीज़ें कमेंट्स भी कर लेंगे। समझना सिंपल, हम अपना कोर्स नहीं देखेंगे, कोर्स को हम प्लान भी कर लेंगे। प्लान करने के साथ साथ आज ही जो है वो हम स्टार्ट भी कर देंगे कुछ चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं कोशिश करूँगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की डेट में कंप्लीट हो जाए। वैसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कोई मिला लिया जाए तो ये 2 दिन ले लेंगे। सही है। ये जो 2 क्लासेस आपकी हो रही होंगी ये इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी। और इस हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगी कि अगर ये 2 क्लासेस सही तरीके से समझ आ गई तो ओवरऑल हमें इन्हीं 2 क्लासेस को, पूरे आगे जितना भी सेशन है इसमें इन्हीं 2 क्लासेस में जो कुछ हमने देखा होगा, जो समझा होगा, इसी को डिटेल में जाके समझ रहा हूँ। यानी जब आपको क्लियर होगा कि आप ओवरऑल क्या समझने जा रहे हो, जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी तभी आप उसकी डिटेल ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। और अगर आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी तो बिलीव मी, पेपर पास नहीं होगा। सही। और एक और चीज़, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, वो ये है कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेपर पास करने के लिए। अगर आप पेपर पास नहीं करते ना तो क्लास लेने का फ़ायदा नहीं है। नॉलेज गेन किए बगैर आप पेपर पास नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही गेन करना पेपर पास करने के लिए काफ़ी नहीं। सही है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास 60% ऑफ रिक्वायर्ड नॉलेज मौजूद है और 80% आपकी प्रिपरेशन है कि आप वो रिक्वायर्ड नॉलेज प्रॉपरली सामने वाले को बता सकते हो, दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो ऑन पेपर। अगर आप ऑन पेपर उस चीज़ को लिख सकते हो, बता सकते हो, तो आप पास होगे। अगर आप ऑन पेपर वो चीज़ नहीं बता सकते कि आपको ये चीज़ आती है तो आप पास नहीं होगे। सही है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉलेज का होना, ये इंपॉर्टेंट है। सही। लेकिन सिर्फ नॉलेज का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आना चाहिए कि उस नॉलेज को मैं किस तरीके से एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करूं ऑन पेपर। सही है। तो हम जो ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, पूरा जो सेशन गुजरेगा, इसमें कोशिश ये होगी कि ऑन पेपर आप लिखना सीख सकें। सही है। एक और चीज़, एकदम जो हमने सेशन स्टार्ट किया और कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। 5-10 मिनट भी अगर किसी ने मिस किए हो तो रिकॉर्डेड वीडियो में ज़रूर देख ले। ये शुरुआत के 5-7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैंने बता दी कि सिर्फ नॉलेज का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पेपर पे वो चीज़ रिप्रोड्यूस करनी नहीं आती जो आपका नॉलेज है, सही, ऐसा पॉसिबल है कि 80% या 90% आपका एक्यूरेट नॉलेज हो, बहुत अच्छा नॉलेज हो, क्लास में बहुत अच्छे जा रहे हो, हर सवाल का जवाब आता हो, लेकिन जब आप पेपर देने के लिए बैठे तो आपको लिखना नहीं आता, आपको प्रेजेंट करना नहीं आता। सही। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आना है, उसमें क्या चीज़ रिक्वायर की गई है, आपको वो स्पेसिफिक चीज़ उस तरीके से लिखना नहीं आती। तो प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका पेपर रुक जाए।
सही है, दोनों चीजें आनी चाहिए, लिखना भी, प्रेजेंट करना भी, क्वेश्चन को पढ़ना भी, कि पढ़ने के बाद हमें पता चले कि हाँ भाई एग्जामिनर ने पूछा क्या है। सही। और आपका नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज में एक और चीज़, नॉलेज के हिसाब से मैं शेयर कर लूँ। ऑडिट एंड एश्योरेंस लोग ये समझते हैं कि ये थ्योरी का पेपर है। सही। लेंदी पेपर है, थ्योरी का पेपर है, टाइम लगा के पढ़ोगे हो जाएगा। सही है। जो लोग ये कहते हैं शायद तुक्के में उनका निकल गया हो, निकलना नहीं चाहिए। ऑडिट थ्योरी नहीं है, ऑडिट कॉमन सेंस नहीं है। सही है, ये चीज़ क्लियर कर लें। ऑडिट कॉमन सेंस नहीं है कि सिनेरियो आप देख करके कॉमन सेंस अप्लाई करके आप नंबर ले लोगे, क्योंकि सामने जो चेक करने वाला पर्सन बैठा है वो एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है। सही है, वो एक प्रोफेशनल है, उसे पता है कि किस सिनेरियो में क्या चीज़ बोली गई है, स्टैंडर्ड ने किस सिनेरियो में क्या चीज़ बोला है करने के लिए, और वो चीज़ कैसे की जाएगी। आप वो चीज़ अगर उसे नहीं बताओगे तो वो आपको मार्क्स कभी भी नहीं देगा। सही। तो ऑडिट सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऑडिट जनरल नॉलेज नहीं है। जो स्टैंडर्ड है, जो इसकी गाइडलाइन है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। सही। प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी एप्लीकेशन देखनी है डिफरेंट सिनेरियोज में। ये सारा काम हम कर रहे होंगे इसमें। आप जो लोग भी यहाँ पे ऑडिट पढ़ने के लिए आए हैं, ऑडिट में हमेशा हमेशा ये याद रखना, ऑडिट आपकी फील्ड का, बिफा हो गया, सीए हो गया, एसीसीए हो गया, आईसीएमए हो गया, इन सारी फील्ड में ऑडिट आप देखोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बाद जाकर के अपीयर होता है। सही। अगर ये आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी है तो इंटरमीडिएट के आखिरी पेपर्स में होगा, अगर ये फाइनल लेवल पे है तो फाइनल के आखिरी लेवल पे होगा। सही है। पहले दूसरे सब्जेक्ट्स रखे गए उसके बाद ऑडिट रखा गया, और हमेशा 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 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिट से पहले रखा गया। अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं आती, मैं आज की क्लास में बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसने नहीं पढ़ी है, तो मेरी अपनी गाइडलाइन उसे है कि भाई ऑडिट अटेम्प्ट नहीं करो, पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ो। लॉ नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी तो पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ लो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ लेने के बाद ऑडिट करना। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बोलने की वजह ये है कि आप ऑडिट बेसिकली, एक मिनट, एक चीज होती है अश्योरेंस। सही है। एक चीज होती है ऑडिट। अश्योरेंस जो है ये लार्जर टर्म है, ऑडिट जो है ये अंडर एश्योरेंस आती है। हर ऑडिट इंगेजमेंट एश्योरेंस इंगेजमेंट है। सही, लेकिन हर एश्योरेंस इंगेजमेंट ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है। ऑडिट क्या है, अभी हम उसकी डिटेल बाद में देखेंगे। ऑडिट को सिंपल इतना समझ लें कि एश्योरेंस इंगेजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑडिट।
एश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, और आपको उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना पढ़ा हो आपने। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप पढ़ते हो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, ऐसा ही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, IFRS, ISS, ये सारे के सारे आप पढ़ते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, उससे पहले नहीं पढ़ते हो। सही है। अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, वो अकाउंटिंग अलग चीज़ है, रिपोर्टिंग अलग चीज़ है। सही। जो लोग पढ़ के आए हैं उन्हें अंदाज़ा है, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, रिपोर्टिंग अलग चीज़ है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि ऑडिट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं जानते। जिस चीज़ को आप जा करके वेरीफाई करने वाले हो आपको उसके बारे में ही नहीं पता। सही। जब उसके बारे में ही नहीं पता तो फिर आप ऑडिट कैसे करोगे? हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमने क्या चीज़ें अभी देख ली एकदम शुरुआत में। सबसे पहली चीज़, ऑडिट आपको पास करना है, सिर्फ नॉलेज नहीं लेना। सही है। पास करना है, सिर्फ नॉलेज नहीं लेना। याद रखें, पास करना है, सिर्फ नॉलेज नहीं लेना। मैं आपको जिस तरीके से नोट्स दूंगा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा तरीका है, आप उसके हिसाब से लेकर के चलोगे। मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो आपके समरी फॉर्म में भी है, जिसे मैं रेफर कर रहा हूँ जब मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। सही। लेकिन वो समरी फॉर्म में नोट्स जो हैं वो मैं आपको आज की डेट पे या लेक्चर के साथ कभी भी नहीं दूंगा। वो समरी सिर्फ और सिर्फ समरी है। अगर मैंने आज दे दिया तो आप उसी से पढ़ोगे और आपका नॉलेज वहीं तक कन्फाइंड रह जाएगा। सही है। वो मैं आपको दूंगा एग्ज़ाम के करीब। सही। अभी आपको वही लेंदी नोट्स दूंगा। सही है। वही लेंदी नोट्स दूंगा या कुछ बुक्स रेफर करूंगा, आप उस बुक्स को देख लो और उन लेंदी नोट्स में से आपको पढ़ना है। सही। उसमें से आपको पढ़ना है, इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, लिखने का तरीका आपको सीखना है। बीच में टेस्ट हो रहे होंगे, लिखने का तरीका आपको सीखना है। अगर आपको लिखना आ गया देन आप पास कर सकते हो। ऑडिट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ऑडिट को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तरीका क्या होगा, वो तरीका हम साथ साथ देखते हुए जाएंगे। सही है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सारे के सारे सब्जेक्ट रुकते हैं, ऑडिट नहीं रुकता। कुछ ऐसे हैं जिनके क्लियर हो जाते हैं और ऑडिट बहुत बुरा तरीके से रुक जाते हैं। सही। वजह है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की थीम को समझना। ऑडिट की थीम को अगर आप समझते हैं, आप ऑडिट क्लियर कर लेंगे। और बिलीव मी, कभी भी इस सब्जेक्ट को हल्का नहीं लेना। इस सब्जेक्ट को जिसने हल्का लिया वो रुका है और बहुत बुरा रुका है। ऑडिट एंड एश्योरेंस को हल्का नहीं लेना, इसे सिंपल थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं समझना। याद रखो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बाद अगर सीए, पिफा, आईसीएमए, एसीसीए सब ने अगर इसे एकदम आखिरी सब्जेक्ट रखा है अपने तमाम कोर्स में या सेकंड क्लास रखा है तो इसकी वजह है। इसकी वजह है कि वो पहले ये कह रहे हैं आपसे कि भाई आप पहले के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पहले पढ़ लो, उसके बाद इसे अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि ये एपिक है। आप ये भी देख लो कि इस प्रोफेशन में सीए और एसीसीए और आईसीएमए, ये जितने भी हैं, मेजॉरिटी हमारी फील्ड से क्या रिलेट करता है, जहन में क्या चीज़ आती है? हमारी फील्ड की जो कोर बेसिक्स है ना, वो यही है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो बेसिक्स है वो अकाउंटिंग नहीं है। वो अकाउंटेंट हायर नहीं होता। वो यूजुअली या तो प्रैक्टिस में जाता है या वो एनालिसिस में जाता है। सही। या वो फाइनेंस में जाता है। वो अकाउंटेंट हायर नहीं होता। तो अकाउंटिंग उसकी कोर बेसिस नहीं है। उसके नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर लगा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग उसकी कोर बेसिक्स नहीं है। सही। आती उसे सबसे बेहतर है, अकाउंटिंग आती उसे सबसे बेहतर है, रिपोर्टिंग आती उसे सबसे बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ ये काम नहीं करता। और उसकी कोर ये नहीं है, उसकी कोर है ऑडिट एंड एश्योरेंस, उसकी कोर है एनालिसिस। सही है। फाइनेंस, उससे आप देखोगे सीएफओ की पोजीशन पे, उसे आप देखोगे आपके एनालिस्ट की पोजीशन पे, उसे आप देखोगे प्रैक्टिस करते हुए। जितने भी सीए क्वालिफाइड हैं, आईसीएमएस हैं, इनको आप चलें मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो, कॉस्टिंग वगैरह में, लेकिन कॉस्टिंग बैठ करके ये कर नहीं रहे होते। सही है। ये बना रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होते हैं। ये मेथड्स बना रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं।
तो ये याद रखो, ऑडिट एंड एश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आखिरी लेवल की बला है। हम गेम खेलते हैं ना, छोटे छोटे जितने भी गेम खेलते हैं, गेम तो सभी ने खेले होंगे, आखिरी लेवल की जो बला होती है ना, वो ये है, वो है ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो इसे सीरियस लेकर के पढ़ना, सीरियस लेकर के चलना। बहुत लेंदी नहीं है, आपको कोर्स या बुक देख करके लगता होगा कि शायद ये बहुत लेंदी है, इतना लेंदी नहीं है ये। सही, अगर आपके सही तरीके से समझ आता है, टेक्निकल टर्म्स आप इस्तेमाल करते हो, आपको लिखना आता है, आपका ये पास हो जाए। सही, जैसे लेकर के चल रहा हूँ वैसे आप चलते रहो, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। अभी कोर्स की तरफ चलते हैं, हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें। हमारे जो कोर्स है, सबसे पहले मैंने बेसिकली जो बिफा ने अपनी ग्रेड दी है उसी के हिसाब से लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा ऑडिट क्या होता है, जो इंटरनेशनल बोर्ड है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बना रहे हैं, उस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। सही है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। सही है, और कितने स्टैंडर्ड्स हैं, पर्पस क्या है स्टैंडर्ड्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। और ये सेशन जो है वो तकरीबन 2 आवर्स का जाएगा। ये यहाँ पे जो मैंने जितने भी आवर्स मेंशन किए हैं, ये स्ट्रेस्ड आवर्स हैं, यानी ये मैंने मैक्सिमम लिमिट पे रखा है। आपकी क्लासेस इतनी लंबी शायद ना हो, इससे पहले पहले ख़त्म हो जाए। क्यों, मुझे कोर्स पहले ख़त्म करना है, दैट्स वाई मैंने अपने आप को डराने के लिए ऐसा रखा है, और आपको भी डराने के लिए ऐसा रखा है। हमारे 65 to 70 आवर्स यहाँ पे पूरे के पूरे एलोकेट हुए हैं। 2 क्लासेस हर वीक होंगी, 2.5 आवर्स पर क्लास जाएगी। लेकिन 2.5 आवर्स एक पिफा के स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम 2.5 पे यूजुअली नहीं जा रहे होंगे, हम उससे कम की क्लास रखेंगे। सही है, और जब कम की क्लास रख रहे हैं तो साफ सी बात है, ये जो आर्ट्स हैं ये स्ट्रेस्ड हैं, ये हम नेक टू नेक तकरीबन शायद आ जाएं अगर हम वीक पर वीक 2 क्लासेस रखें। तो मे बी पॉसिबल पर वीक कुछ क्लासेस बढ़ जाएं, लेकिन आर्ट्स आपको क्लासेस थोड़ी छोटी मिलेंगी। पर वीक क्लासेस संडे को हो सकता है हम कुछ रख लें, वैसे नॉर्मली संडे को नहीं रखेंगे। सही है, और ये जो आर्ट्स दिए गए इससे थोड़े कम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके कोर्स में कवर है, सारे के सारे नहीं है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो कवर है वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसे बोला जाए लिटरली, ये इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा रही। ऑडिट में यह भी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला आपको ISA 200 है, मौजूद है, जहाँ से आपको शुरुआत में आपको तकरीबन 20 to 25 मार्क्स निकलेंगे। रिपोर्टिंग से आपके ज़्यादा मार्क्स निकलते हैं, तकरीबन 30-35 मार्क्स जो है वो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड से निकल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स के हैं आपके 500 सीरीज और 600 सीरीज जो है, यहाँ से आपके तकरीबन 20 मार्क्स होते हैं। 300 की जो सीरीज है, 240 के बाद से 300 की सीरीज, यहाँ से आपके 20 to 25 मार्क्स निकलते हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपके कुछ एरियाज बता दिए हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो कि इम्पोर्टेंस तो लो है एग्जाम के हिसाब से। सही है, यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आता भी है तो बहुत छोटी बहुत कम मार्क्स का आता है, उसे आप छोड़ भी दो तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। जहाँ पे हाई लिखा हुआ उसका मतलब है वो आपको किसी हालत नहीं छोड़ना, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। सही, जहाँ मीडियम लिखा हुआ है इसका मतलब है ये रेगुलरली तकरीबन आते रहते हैं, कम ज़्यादा होकर के आता रहता है ये। सही, जहाँ हाई लिखा है उसे तो हमें नहीं छोड़ना, जहाँ लो लिखा है वो लो को हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर के छोड़ सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से चीज़ें ना आए। सही, 5 मिनट थोड़ा सा रुकें, फिर बात करते हैं।
हाँ भाई, अजान हो रही थी इस वजह से थोड़ा रोक दिया था। अच्छा, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? सही। अच्छा, अ, हम थे आयजा 200 पे। सही है। इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है प्रायोरिटी। ये जो दी हुई है ये बेसिकली मेरी सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से हम चलेंगे। पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर एज ए 240 करेंगे, इसके बाद कंपनीज एक्ट में जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट का है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रम्प्स की इंगेजमेंट, जो ऑडिट में आप इंगेज हो रहे होते हो उसमें क्या चीज़ें इंगेजमेंट से पहले कर लेनी चाहिए, इंगेजमेंट होते हुए किन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए, ऑडिट इंगेजमेंट एग्री करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो यहाँ पे मौजूद है। इंगेजमेंट लेटर कैसे फॉर्म करना है, इंगेजमेंट लेटर क्या कंटेंट होते हैं, सही क्या चीज़ें एग्री करवानी है वो देखेंगे हम। इसके बाद हम चले जाएंगे ऑडिटर के सो कॉल्ड प्राइम ऑब्जेक्टिव पे, फ्रॉड डिडक्शन के ऊपर। याद रखना, मैंने सो कॉल्ड प्राइम ऑब्जेक्टिव बोला है, नहीं है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिडक्शन नहीं है। ये मैंने स्टेटमेंट आपको बोल दी है। याद रखना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिडक्शन नहीं है। सही है। किसी भी कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है किसी फ्रॉड की, फौरन सबकी नज़रें ऑडिटर पे जम जाती हैं कि ऑडिटर क्या कर रहा था। सही, ऐसा ही होता है। फौरन नज़रें ऑडिटर पे जम जाती हैं कि ऑडिटर क्या कर रहा था, जबकि फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया होता है। अब क्वेश्चन हमारे जहनों में ये आ रहा होगा कि भाई एक्चुअली ऑडिटर का फिर काम क्या है? अगर फ्रॉड मैनेजमेंट ने कर लिया और ऑडिटर नहीं पकड़ पाया तो ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर ने किया क्या? सही, क्वेश्चन तो सही है। अब ऑडिटर का काम क्या है ये हम आगे जाकर के देख रहे होंगे और इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ज़रा सा कोर्स का ओवरव्यू ले लें। सही। अच्छा, फ्रॉड के बाद हम जा करके ऑडिट प्लानिंग के ऊपर जाएंगे। ऑडिट प्लानिंग का जो स्टैंडर्ड है उसे देख रहे होंगे। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस और इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट का आ जाएगा। सही है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल की असेस करने के बाद जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस किए हैं उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या है, वो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सही है। मटीरियलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है नहीं है, परवेसिव है क्या है, परवेसिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ये चीज़ें हम देख रहे होंगे। ऑडिट एविडेंस इसके बाद पढ़ रहे होंगे। सैम्पलिंग देख रहे होंगे। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, अच्छे ऑडिट एविडेंस क्या हो सकते हैं। सही। और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब है, सैम्पलिंग की क्या टेक्निक्स हैं, सैंपल कैसे बन सकते हैं, कैसे सैंपल नहीं बन सकते, सैंपल की क्या एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होनी चाहिए सैंपल में। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ रहे होंगे। इंटरनल कंट्रोल का हमने देख लिया, एनालिटिकल का देख लिया, वेरिफिकेशन क्या होती है, वाउचिंग क्या होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे और कितनी एक्सटेंट तक हमें परफॉर्म करना है ये देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करते हुए डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर भेजनी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती हैं, क्यों भेजते हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ये देख रहे होंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के सिलसिले में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने रिपोर्टिंग में ये पढ़ा हुआ है। सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर क्या करेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट की कंडीशन में मैनेजमेंट क्या पड़ेगी, ये करेगी, ये तो हमने रिपोर्टिंग में पढ़ लिया। ऑडिटर क्या करेगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिटन रिप्रेजेंटेशन, हम एक जब ऑडिट अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से लेते हैं। वो क्या चीज़ होती है, क्यों लेते हैं, क्या कंटेंट होते हैं, क्या वजह है रिप्रेजेंटेशन लेने की, ये चीज़ें हम जाकर के इस स्टैंडर्ड में देख रहे होंगे। किसी एक्सटर्नल ऑडिटर का कोई वर्क अगर हम ले रहे हैं किसी एक्सटर्नल
एक्सपर्ट को कोई अपॉइंट किया गया है, उसका कोई वर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर का कोई वर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कंपनी के, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या चीज़ें करेंगे क्या नहीं करेंगे, सही, कितने एक्सटेंट तक हम ले सकते हैं उनकी उनके काम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कितने एक्सटेंट तक और कैसे। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, सही है। इसके बाद आपके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि रिपोर्ट कैसे फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट के क्या कंटेंट होंगे और कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा, कैसे प्रेजेंट होगा, और अगर मॉडिफाई करना है तो किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन कितने टाइप्स की होती हैं, किस कंडीशन में किस तरह की मॉडिफिकेशन हम दे रहे होंगे, किस कंडीशन में मॉडिफिकेशन देनी है किस में नहीं देनी है, ये चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। इसके बाद ऑडिट से हट करके एक हमारे सिलेबस में शामिल है रिव्यू एंगेजमेंट, छोटी सी है, जब हम ऑडिट का पढ़ लेंगे तो रिव्यू एंगेजमेंट कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एश्योरेंस के ऊपर है। लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है ये हम आज ही के टॉपिक में देख लेंगे, आज ही के सेशन में। इसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक होगा हमारा एथिक्स का, बहुत लंबा नहीं होगा। जब आप ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस, जब आप आईजेड 200 की सीरीज पढ़ते हुए इंडिपेंडेंस जब हम देख रहे होंगे ना, तो उसी में एथिक्स की बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके होंगे, लेकिन एक्सप्रेसली 100 से लेकर के 190 तक के तमाम जो कोड्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे कोड हम आखिर में जा कर के इन 4 आवर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें एक एथिक्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपका नॉलेज जो है वो फ्रेश होना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो एक रिवीजन भी होगा सबके साथ, बीच में हम टेस्ट भी दे रहे होंगे, मटेरियल्स भी दे रहे होंगे, फीडबैक भी मिल रहा होगा, सही है। ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब एंड में आपको जो नोट्स जिन समरीज से मैं पढ़ा रहा हूँ वो समरीज आपको एंड में मिलेगी ताकि आप रिवीजन अच्छा कर सकें। प्रिसाइजली वो समरीज इस तरह की है कि अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है तो आप 5 से 10 मिनट में पूरे पूरे स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकेंगे, सही है। चीज़ यही है, याद रखें, मैं सीए के स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, पिफा वालों को भी यही है। पहली स्टेटमेंट तो मैंने बता दी है, सिर्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नॉलेज से आप पास नहीं होगे, सही है, सिर्फ नॉलेज से पास नहीं होगे, नॉलेज के साथ आपको लिखना आना चाहिए। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड आप पढ़ते हुए ऐसा नहीं है आखिर में कि आप 10 से 15 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकते हैं, पूरा स्टैंडर्ड 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन आपके एंड में नहीं है, एग्ज़ाम के करीब नहीं है, तो आप पास नहीं होने वाले, सही है, आप पास नहीं होने वाले। हाँ, ये कंडीशन आपकी एग्ज़ाम डे पे नहीं है, एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले नहीं है, तो कोई मसला नहीं, अपने आप को रिलैक्स करो, सही है। एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले या एग्ज़ाम डे पे अगर ये कंडीशन आपकी रीच हो रही है कि आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तो अपने आप को कूल डाउन करना, ये एतमाद रखना कि आपने क्लासेस ली हुई हैं, पता तो है, आपके जहन ने रीड तो कर लिया, आपके दिमाग में एक चीज़, अगर आपने कोई चीज़ देख ली वो आपके जहन में रहती है, प्रॉब्लम है उसे रिकॉल करना, सही। जो चीज़ आपने एक दफ़ा देख भी ली ना वो आपके जहन में रह गई है, प्रॉब्लम है उसे रिकॉल करना, वो कितनी डीप में जाकर के रही है, कितने अबव लेवल पे रही है, इसकी प्रॉब्लम है, आप उसे रिकॉल कर पाते हो नहीं कर पाते। तो मेरा एक तरीक़ेकार ये है कि जिस चीज़ को आप किसी अपने प्रायर नॉलेज से लिंक कर देते हो, कोई भी चीज़ अगर आपके प्रायर नॉलेज से किसी तरीके से लिंक हो जाती है, चाहे वो उसकी अफर्मेशन में हो चाहे वो उसकी निगेशन में हो, अगर प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर गई, याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, सही। तो अपनी ये चीज़ अपने जब हम ऑडिट करते हुए जाएंगे
तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं, सही। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देते हुए जाऊंगा, कुछ आप लोग भी ये चीज़ मैनेज कर सकते हो, लिंक कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कि ये चीज़ लिंक हो पाए, नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ वो लिंक हो पाए, सही। जहाँ लिंक हो गया वहाँ पे चीज़ें याद रहती हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको चीज़ें याद नहीं आ रही, एग्ज़ाम डे पे आप चीज़ें भूल रहे हो, तो अपने आप को रिलैक्स करो, ठंडा रखो दिमाग, अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दो, अपने लिए ये एग्री कर लो भाई मुझे फेल होना है, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, आज तो मैं सब कुछ भूल गया, सही। जब आप अपने जहन में ये लेकर के बैठ जाओगे ना, आज तो मैं सब कुछ भूल गया, मैं अब बस नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होगा, अभी मुझे नहीं होना, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तफरी करूँगा, मैं चीज़ें देख करके हंसूंगा, लिटरली सही बता रहा हूँ, मैं चीज़ें देख करके मुस्कुरा रहूँगा, मुझे मुझे अपना एनवायरनमेंट एंजॉय करना है। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे बच्चे बहुत पढ़ करके आए, मैं इनसे ज़्यादा पढ़ चुका, देखो मुझे कुछ नहीं आ रहा, इन्हें पता नहीं क्या आ रहा हो। अपने आप को उस टाइम पे रिलैक्स करोगे, बिलीव मी आपके जहन में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। इस लालच में अपने आप को रिलैक्स नहीं करना कि आपके जहन में चीज़ें आने लग जाएंगी। पहली क्लास में जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपके आखिर आखिर तक काम आएंगी, याद रखना। और अगर कभी बीच में आप कोई ट्रैक भूलने लगो, या एग्ज़ाम के आखिरी दिन भी, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले भी आप चीज़ें भूल रहे हो, तो ये लेक्चर उठा करके सुन लेना, सही है। ऑनलाइन आप लोगों को एक्सेस रहेगा इसके ऊपर, जब तक एग्ज़ाम डे तक आप लोगों को ऑनलाइन इसके ऊपर एक्सेस रहेगा, एग्ज़ाम डे के फ़ौरन बाद आपका ये एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, सही है। सारी वीडियोस पे आपको एक्सेस होगा। तो तरीक़ाकार क्या है, नॉलेज देना है, नोट्स से पढ़ना है, सही। नॉलेज लेना है, नोट से पढ़ना है, प्रीवियस जो हमारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उससे चीज़ों को लिंक करना है, सही है। लिखना सीखना है कि कैसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ना सीखना है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, हमें अंडरस्टैंड हो, सही। और एग्ज़ाम के करीब करीब मुझे इस हालत में पहुंचना है कि मैं 10 से 15 मिनट में एक स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकता हूँ पूरा का पूरा, सही है। जब मैं इस कंडीशन में होऊंगा तभी मेरा ऑडिट क्लियर हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी, सही। और ये बात अपने जहन से निकाल देनी है कि ऑडिट थ्योरी, अभी हम पूरे इसमें पढ़ रहे होंगे ऑडिट एक किस तरीके से ऑडिट को लेकर के चला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं है, सही। ये एप्लीकेशन है, आपके नॉलेज की एप्लीकेशन है। डिफरेंट नॉलेज जो आपने रिपोर्टिंग पढ़ते हुए लिया, जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लिया, जो आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हुए लिया, जो आपने कोई काम करते हुए लिया, उसकी एप्लीकेशन है ऑन वेरिफिकेशन, सही। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, सही है। तो कोर्स हमने देख लिया है, ये कोर्स आपके पास भी आ जाएगा, शेयर हो जाएगा आप लोगों को। और टाइमलाइन आपको पता चल गई है, प्रायोरिटी हमारी पता चल गई, कौन सा हम कब कवर कर रहे होंगे। मेरे अपने मुताबिक ये है कि हम कभी भी यहाँ पे जितनी स्ट्रेच्ड टाइमलाइन मैंने रखी है, हम कभी भी इस टाइमलाइन से पीछे तो नहीं होंगे, सही है। अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्टेड है कि हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक दो रिवीजन होगा, पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, फीडबैक भी आपको दे रहा हूँ, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का अगर आ रहा है तो, अगर नहीं है तो फिर हम अपने रूटीन की तरफ चलते हैं, रूटीन के लेक्चर की तरफ, क्योंकि इनिशियल चीज़ें हमारी हो गई हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस पिफा के लिए आखिर के सब्जेक्ट्स में से एक है फाइनल में, सही है। और इसका कोर्स आउटलाइन क्या है ये हमने देख ली, कैसे पास करना है ये हमने देख लिया, पैनिक से कैसे बचना है, और आखिर में मेरी क्या कंडीशन रीच होनी चाहिए वो मैंने देख लिया। अगर आखिर में मेरी वो कंडीशन रीच नहीं हो रही तो इसका मतलब है मुझे वो कंडीशन बहुत जल्दी रीच करनी है, मेहनत करना है, हाथ पैर छोड़ के नहीं बैठना है। लेकिन अगर मेरे हाथ पैर एग्जाम से एक दिन पहले छूट जाते हैं तो डरना नहीं है, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है,
आपने पढ़ा हुआ है, आपने लेक्चर लिए हुए हैं, आपने पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं, एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम में जा करके रिलैक्स होकर के दिमाग को थोड़ा सा टेंस होने से बचाओ, और जैसे ही आप दिमाग को थोड़ा सा रिलीव करोगे आपको चीज़ें याद आने शुरू हो जाएंगी। सही है। तो एग्ज़ाम टेक्निक भी हमने देख लिया। अब पेपर कैसे देखेंगे, लिखेंगे कैसे, ये हम आगे जब कोर्स पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम देखते हुए जाएंगे। सही है। यहाँ तक होपफुली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। अब ज़रा हम ऑडिट एंड अश्योरेंस की तरफ सुकून से चलते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके जी। हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है भाई? हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। सही है। एक वर्ड है ऑडिट, एक वर्ड है एश्योरेंस। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई ऑडिट होता क्या है और ऑडिट कौन करता है। हमारे जहनों में एक, हमारी नहीं, एक जो न्यू स्टूडेंट है उसके जहन में है, जब मैं एक लेमैन था मेरे जहन में था, जो बाहर लोग फिर रहे हैं उनके जहनों में। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है फ्रॉड पकड़ने के लिए। सही। ऑडिट होता है फ्रॉड और गलतियां और एरर पकड़ने के लिए ऑडिट होता है। ऑडिट फेल हो जाता है अगर आपने फ्रॉड और एरर में पकड़ने में आप नाकाम रहे तो ऑडिट फेल हो गया। सही। ये वाली चीज़ अपने जहनों से हमें निकाल देनी है। ऑडिट फ्रॉड पकड़ने के लिए, एरर पकड़ने के लिए नहीं होता। सही है। ऑडिट तो भाई किस लिए होता है, तो पहले हम देख चुके हैं कि ऑडिट जो है वह एक काइंड है अश्योरेंस की। तो पहले हम देख लेते हैं अश्योरेंस क्या होती है। सही है। अश्योरेंस क्या होती है? अश्योरेंस सिंपल हर वो एंगेजमेंट जिसमें ये 5 एलिमेंट्स हों अश्योरेंस एंगेजमेंट कहलाएगी। कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? 3 पार्टीज की रिलेशनशिप हो, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो इसमें, पहली चीज। अब 3 पार्टीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं बाद में देखेंगे। कोई एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। सही है। ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी सूटेबल क्राइटेरिया पे बेस करता हुआ होना चाहिए। सही है। ये जो एंगेजमेंट हो वो हो कि आप sufficient and appropriate एविडेंस ले सकते हैं टू इशू एंड assurance report. Assurance report means reasonable या लिमिटेड assurance, not absolute assurance. सही है। तो अब इतने सारे हैवी वर्ड्स हमने बोल दिए हैं, इतनी सारी हैवी चीज़ें हो गई कि हम परेशान हो सकते हैं। एक नया बच्चा परेशान हो सकता है, ये क्या क्या चीज़ें सुन ली। सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनेबल और लिमिटेड से।
अश्योरेंस 3 टाइप की होती है। अश्योरेंस मतलब यकीन दहानी कराना, सही है। अश्योरेंस मतलब यकीन दहानी कराना। आप यकीन दहानी किस तरीके से कराते हो? आप किसी भी चीज़ की यकीन दहानी करानी है, किस तरीके से कराते हो? आप बोलोगे कि हाँ भाई ये काम हुआ है, 100% मैं श्योर हूँ ये काम हुआ है। असलम ने मेरे सामने पूरी की पूरी रोटी खा ली थी अकबर की, और अकबर बेचारा भूखा रह गया। तो असलम ने ये पूरी रोटी खाई है, मैंने देखा था, सही है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सही है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, असलम खा रहा है रोटी, सलमान ऑडिट का लेक्चर दे रहा है। ये इस क्लासरूम में कोई बैठा हुआ है तो वो बोल सकता है सर सलमान ऑडिट का लेक्चर दे रहे हैं, वो ये बोल सकता है क्योंकि वो देख रहा है, सही। उसके नज़रों के सामने ये सारा काम हो रहा है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑन द स्पॉट। पास्ट इवेंट नहीं है, करंट इवेंट है, ये काम हो रहा है, सही है। अब एब्सोल्यूट के भी कुछ लेवल होते हैं, हम उन लेवल पे नहीं जा रहे, वो लेवल कुछ और हो जाएंगे, सही है। लेकिन करंट सिनेरियो पे खड़े होकर के मैं कोई गवाही दे रहा हूँ वो उस चीज़ की जो मेरे सामने हो रही है, मैं खुद उसको एविडेंस कर रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट के सेंस में आ जाएगा, सही है। आप लोग जो बैठे हुए हो, जो कि ऑनलाइन पे हैं, वो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ये आवाज़ सर सलमान की है, ये जो राइटिंग लिख रहे हैं ये सर सलमान की है, ये जो बोल रहे हैं ये इस तरह के लेक्चर वो देते हैं। तो ये सर सलमान ही लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि ऑडिट में यहाँ पे यही दे रहे थे, और हमें जो कम्युनिकेट किया गया है कि कौन लेक्चर देंगे, उन उसमें भी नाम ये था। यानी मैंने साइड से एविडेंसेस सारे देखे, और सारे एविडेंसेस ये इंडिकेट कर रहे थे कि हाँ भाई ये काम हो रहा होगा, सही, या ये काम हुआ होगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने परसुएसिव एविडेंसेस दिए, जो एविडेंसेस ये परसुएट कर रहे थे कि हाँ ये काम हुआ होगा, सही है। जो एविडेंसेस ये परसुएट कर रहे हैं, जो एविडेंस कंक्लूसिवली ये नहीं बोल रहे कि हाँ ये काम हुआ, मैं देख रहा हूँ तो मैं कंक्लूसिवली ये बोल सकता हूँ, सही है। परसुएसिव एविडेंसेस जो इस चीज को परसुएट कर रहे हैं कि हाँ भाई आसपास के जितने भी एविडेंसेस हैं, टाइम टेबल में सर सलमान का नाम था, एकेडमी ने सर सलमान का बोला, ऑडिट ये जो लेक्चर में आवाज़ है उनकी है, तरीका उनका है, लेक्चर उनका है, मटेरियल उनका है, तो ये वही होंगे, सही। स्टाइल उनका है, सामने वाला बोल भी रहे वही है, तो ये वही होंगे। ये है रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल कहलाता है, सही। एक लेमैन की तरह मैं समझा रहा हूँ, जब हम जाएंगे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम देखेंगे। पहला लेक्चर है आपका सिर्फ माइंड को क्लियर करना कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सही है। पहले लेक्चर में हम सिर्फ माइंड क्लियर कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या होगा, एविडेंस कंक्लूसिव होगा। रीजनेबल में एविडेंस परसुएसिव होगा, सही है। इसमें भी लिमिटेड में भी एविडेंस परसुएसिव होगा, सही। लेकिन इसमें एविडेंसेस की एक्सटेंट हायर होगी, इसमें एविडेंसेस की एक्सटेंट लोअर होगी देन रीजनेबल। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस हम समझ गए। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? अब आप में से कोई स्टूडेंट है जिसे टाइम टेबल नहीं मिला, सही है, जिसे एकेडमी ने टीचर का नाम भी कम्युनिकेट नहीं किया, जिसे पहले उसने मेरी क्लासेस भी नहीं ली कुछ भी कहीं पे भी, सही है। बराबर वाला स्टूडेंट से बोल रहा है सलमान सर सलमान है, सही। मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, सही है। कहीं से इसे ये एविडेंस नहीं मिल पा रहा कि ये सर सलमान नहीं है,
इसे कहीं से ये एविडेंस नहीं मिल पा रहा कि ये सर सलमान नहीं है, सही। इसने अपनी रीजनेबल जजमेंट इस्तेमाल की, इसने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, एक स्टूडेंट से पूछा, एकेडमी से पूछा, टीचर को देखा कि भाई लेक्चर कौन दे रहा है, सही, टीचर ने नाम अपना जो बता रहा है। इसने जो एविडेंसेस लिए वो कहीं से ये नहीं बता रहे थे कि ये जो लेक्चर देने वाला पर्सन है सर सलमान नहीं, सही। तो ये बोलेगा कि भाई मैं मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये बताए कि ये सर सलमान नहीं थे, सही। ये है लिमिटेड अश्योरेंस, जो बता रहे हैं कि भाई हो सकता है कुछ भी हो लेकिन मुझे नहीं मिला, सही है। मुझे नहीं मिला, मैं नहीं बोल सकता, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि ये सर सलमान नहीं थे, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, वो ये बोल रही है कि हमने तमाम एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए, सही, और उन तमाम एविडेंसेस की बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, सही। उन एविडेंसेस की बेस पे हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। हम ये नहीं बोल रहे ये जो स्टेटमेंट है ये एक्यूरेटली सही है, सही है। हम ये नहीं बोल रहे, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, कोई एक गारंटी वर्ड ही सही है, गारंटी नहीं दे रहे कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई हैं ये सही है, इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। गारंटी अगर देते हैं तो ये चीज़ चली जाएगी किस तरफ, एब्सोल्यूट की तरफ। हम यहाँ बोल रहे हैं हमने जो एविडेंसेस लिए वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, और फिर उसके बाद हम अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड भी कर लेते हैं, सही है ना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हम जाकर के पढ़ेंगे कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम ये देख रहे होंगे कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिट करता है, सही। अच्छा, लिमिटेड वाला देख लिया, रीजनेबल देख लिया, एब्सोल्यूट देख लिया। अश्योरेंस क्या चीज़ है, वो है सिंपल यकीन दहानी, यकीन दहानी कही जाती है। अब आपको प्रैक्टिकली एक सिनेरियो में डाल करके दिखा दिया कि क्या चीज़ है ये, सही। यकीन दहानी कराती हुई कोई रिपोर्ट होनी चाहिए तभी वो अश्योरेंस इंगेजमेंट होगी, सही। अगर कोई यकीन दहानी कराती हुई रिपोर्ट शामिल नहीं है इस इंगेजमेंट में तो ये अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है, ये अश्योरेंस नहीं है, सही। अश्योरेंस का हमने देख लिया। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, पहला जो ऑडिटर है, अच्छा, और ऑडिट हो रहा है तो ऑडिटर होगा, ऑडिट नहीं हो रहा तो इसे प्रैक्टिशनर बोलते हैं, सही है, याद रखना ये चीज याद रखना, इसे प्रैक्टिशनर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज याद रखना, ऑडिट में कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जाती। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जाती तो इसका क्या मतलब है, कभी भी कभी भी कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं करेंगे, हमेशा एविडेंस परसुएसिव होंगे, हमेशा एविडेंस परसुएसिव होंगे। लिमिटेड अश्योरेंस भी दे रहे हो तब भी परसुएसिव होंगे, रीजनेबल दे रहे हो तब भी परसुएसिव होंगे, सही है। कंक्लूसिव एविडेंस कभी नहीं होंगे, और रीजनेबल के बाद अगर लिमिटेड पे आ रहे हैं तो परसुएसिव का नेचर चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं उन प्रोसीजर्स की एक्सटेंट कम होगी, सही है। वो जो एविडेंसेस हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो एविडेंसेस की एक्सटेंट कम होगी, और कुछ नहीं है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप हम पढ़ रहे थे, थ्री पार्टी रिलेशनशिप में पहला ऑडिटर, दूसरा जो आपका क्लाइंट है जिसने के स्टेटमेंट बनाई है, तीसरा यूजर, सही है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन पार्टी रिलेशनशिप है। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, हम आगे जाकर के देखेंगे ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करता है नहीं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटर को जो अपॉइंट करता है वो करते हैं शेयर होल्डर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिटर ऑडिट करता है, सही। थ्री थ्री पार्टी रिलेशनशिप मौजूद है। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कोई, अब सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, अश्योरेंस अगर ऑडिट है तो ये सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर ऑडिट है। अगर ऑडिट नहीं है कोई दूसरा मैटर है तो अश्योरेंस कुछ और हो सकती है। सर अश्योरेंस और कौन सी हो सकती है ऑडिट के अलावा,
ऑडिट के अलावा जो एश्योरेंस और हो सकती है वो आपकी रिव्यू एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। रिव्यू एंगेजमेंट क्या है भाई? वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। ऐसी कौन सी एश्योरेंस हो सकती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व ना हो? ऐसी भी तो एश्योरेंस होनी चाहिए। हाँ, हो सकती है ऐसी एश्योरेंस। ड्यू डिलिजेंस ऐसी एश्योरेंस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। हम एक बिजनेस असेस कर रहे होते हैं, सही, हम एक एंटिटी असेस कर रहे होते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर असेस कर रहे होते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, सही है। इसके अलावा कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट, कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं इसके ऊपर रिपोर्ट, सही है। सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन भी हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट कहलाती है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इस पर हम कोई एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देते, सही है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर हम अंडरस्टैंड कर गए। सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर कुछ और भी हो सकता है, सही है। सब्जेक्ट मैटर ये भी हो सकता है कि आपने कोई कंप्लायंसेस थी लॉ की, वो कंप्लायंस पूरी की है या नहीं की है, सही। मार्केट में सीडीसी की कंप्लायंस जो है वो आ जाती है, सही। शरिया ऑडिट आ जाता है जिसमें शरिया कंप्लायंस देखी जाती है, सही है। इसके अलावा आपके इंटरनल ऑडिट की अगर एग्जांपल ले लें तो उसमें आपके प्रोसीजर्स की कंप्लायंस आ जाती है, सही है। कंप्लायंस रिव्यूज हो गए, ये सारे के सारे आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट ही कहलाती है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शायद आपने नाम सुना, जिन्होंने लॉ पढ़ा है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस होती है जो हर लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड है कि वो अपनी कंप्लायंस स्टेटमेंट भी दे और उस कंप्लायंस स्टेटमेंट पे रिव्यू स्टेटमेंट भी ऑडिटर की लेकर के दे, सही है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसमें सब्जेक्ट मैटर वो कंप्लायंस स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट दे रही है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है, सही है। तो सब्जेक्ट मैटर चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो रही है। लेकिन ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सब्जेक्ट मैटर होगा, सही है। ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सब्जेक्ट मैटर होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ये हम आगे जाके देखेंगे। सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस पे हम जज कर सकें कि हाँ ये चीज़ जो सब्जेक्ट मैटर है ये सही है या नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं या लोकल लॉज होते हैं, सही है। दूसरी चीज़ों के लिए कुछ और हो सकता है, जैसे कंप्लायंस स्टेटमेंट के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई, कंपनीज एक्ट के रूल्स हो गए, लिस्टेड रेगुलेशन हो गई, सही है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए जो आपने ऑब्टेन किए हैं जिसकी बेसिस पे आप एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं। ये 5 चीज़ें आपके होनी चाहिए। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये जो मतलब है ये एक अच्छे एविडेंस को इंडिकेट किया जाता है। सफिशिएंट का मतलब अच्छी क्वांटिटी में, सही मुनासिब क्वांटिटी में मौजूद है। अप्रोप्रिएट का मतलब कि क्वालिटी उनकी अच्छी है, सही है, एविडेंसेस की। ऐसा नहीं है कि मुझे 50 करोड़ आइटम में से मैंने 2 आइटम उठाए, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैं बोलूँ हाँ भाई सब सेट है, ऐसा नहीं है, सही है ना। तो सफिशिएंट भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ थी भाई? ये क्या हमने ऑडिट देख लिया? ऑडिट क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड कर गए। कोई कुछ बताएगा ऑडिट क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड कर गए क्या? अभी हमने ऑडिट क्या होता है ये अंडरस्टैंड किया ही नहीं। हमने तो ये देखा है कि एश्योरेंस क्या होती है। तो सर हम ऑडिट कब अंडरस्टैंड करेंगे? अभी तो हम ऑडिट पढ़ने आए थे, एश्योरेंस तो हमारे उसमें ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि आप मेरी तरीके से चलोगे, सही है। नॉलेज गेन करना ज़रूरी है बट नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव। प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर पास का। अच्छा, तो ऑडिट क्या होता है? हर वो अश्योरेंस इंगेजमेंट जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए की गई हो और रीजनेबल अश्योरेंस दे रही हो, वो ऑडिट कहलाती है, सही। सर कुछ समझ नहीं आया, सर कुछ समझ नहीं आया। ओके, अभी देखते हैं। एक तो ये अश्योरेंस
इंगेजमेंट होनी चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। तीसरी चीज सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब पास्ट इवेंट को जो रिप्रेजेंट कर रही हो, मेरे गुजरे हुए साल के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। सही है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती है। ये तीन चीजें होनी चाहिए ऑडिट के लिए। सही है। अच्छा, अब अश्योरेंस इंगेजमेंट अगर है तो आपकी ये वाली चीज तो कंप्लीट हो ही जाएगी। अश्योरेंस इंगेजमेंट अगर है आपकी तो सब्जेक्ट मैटर है वो तो हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट मैटर भी की अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए जो 5 कंडीशंस उन्हें पड़ी थी वो 5 कंडीशंस तो है ही है, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो रिपोर्ट है वो रीजनेबल एश्योरेंस की रिपोर्ट है। अच्छा, तो ये ऑडिट है। ऐसे an independent examination of financial statement to obtain evidences for forming an opinion on financial statement that whether these are giving true and fair view of the operations and affairs for the entity। सही। एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टू obtain evidences for forming an opinion on whether these are giving true and fair view। सही, क्या क्या चीजें हमारे सामने आ गई हमारे सामने, फिर दोबारा से बहुत भारी भारी वर्ड आ गए। एक आ गया इंडिपेंडेंट, सही। दूसरा आ गया एग्जामिनेशन, सही। तीसरा आ गया एविडेंस। चौथा आ गया ओपिनियन और पांचवा आ गया ट्रू एंड फेयर व्यू। सही। इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो ऑडिटर हो, जो पर्सन है जो ऑडिट करने आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है उस एंटिटी से और उस एंटिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। उस एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट है और उस एंटिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी। सर अगर स्टेक बहुत थोड़ा सा हो तो फिर, अगर स्टेक बहुत थोड़ा सा है तो साफ सी बात है इंडिपेंडेंस इंपेयर नहीं होती। सही है। तो जिनका डायरेक्ट स्टेक है या जिनका मेजर स्टेक है उनसे। अब मेजर स्टेक में 50% वाला मेजर होता है, 10% वाला होता है, 5% वाला होता है, सिर्फ शेयर होल्डर मेजर होता है या क्रेडिटर भी मेजर होता है या डेटर भी मेजर होता है। सही। तो ये सारी चीज जजमेंट वाली है और जब हम इंडिपेंडेंस का सेक्शन पढ़ रहे होंगे तब हम जाकर के ये चीजें देखेंगे। अभी आज के सेशन के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि ये इस पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। सही है। एंटिटी से इंडिपेंडेंट कैसे होगा, एंटिटी से इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा या स्टेक होल्डर से इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब इसका कोई इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो जाए। सही। जब इसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो किसी चीज का। सही है। जब इसे किसी तरह की कोई लालच ना आ जाए, जब इसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स थी अवेलेबल जिसके लिए जिसके बेसिस पे ये ऑडिट कर सकता है। ये सारी चीजें अगर इसके पास हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इन सारी चीजों को कहते क्या है, टर्म्स क्या इस्तेमाल होगी वो हम जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे होंगे तब हम वहां पे देखेंगे। सही है। या जब हम आईएसओ 200 पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी देखेंगे, आईएसक्यूसी का कुछ थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे।
IAS किसी वैसे आपके सब्जेक्ट में नहीं है, कोर्स में नहीं है, 200 में हम ये चीज़ें कुछ देख लेंगे। एग्जामिनेशन मतलब आपको पता है, कोई पास कोई चीज़ अगर हो चुकी है और उसे वो एग्जामिन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं या वाउच कर रहे हैं। सही है। एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सही है। एविडेंसेस को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आज के दिन के लिए एविडेंस को सिंपल एविडेंस ही रखें। सफिशिएंट क्या होता है, अप्रोप्रिएट क्या होता है, ये सिंपल बता दिया। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए होनी चाहिए ये एंगेजमेंट। सही। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, किसी और पर्पस के लिए नहीं है ये। सही। कुछ और नहीं फॉर्म कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन फॉर्म कर रही है। ये जो एंगेजमेंट है सिर्फ ओपिनियन फॉर्म करने के लिए है। एक ऐसी रिपोर्ट ये देते हैं जिसमें ये ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये वो चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लेन करना इससे चाह रहा था। ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे दोबारा आप नहीं पढ़ोगे। अगर आप स्टैंडर्ड तमीज़ से पढ़ोगे तो शायद आपको पता चले, लेकिन आपको स्टैंडर्ड पढ़ने की इतनी ख़ास नीड नहीं है, आप सिंपल नोट से या बुक से भी पढ़ सकते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस चीज़ के करीब करीब भी आओगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं आज की ही सेशन में ये आपको बता दे रहा हूँ। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन रही होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन रही होती है तो मैनेजमेंट की कुछ अजर्शंस होती है। अजर्शंस का मतलब वो कुछ कह रही होती है। सही। उसके कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बयान कर रही होती है। अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा है और आगे कुछ अमाउंट दी है 2020 के नीचे, तो इसका मतलब वो ये बोल रही है कि मेरे पास इतना कैश एंड बैंक बैलेंस मौजूद था। 2020 के जून की डेट में मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड जो एंड हो रहा था, उस वक्त मेरे पास इतना कैश एंड बैंक का बैलेंस मौजूद था। सही है। अगर था उसके पास इतना बैलेंस, तभी वो शो कर रही है। ये असर्शन है उसकी कि ये इतना बैलेंस था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने का मतलब है उसका कि ये चीज उसके पास थी। सही। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो कुछ स्टैंडर्ड्स पे बेस कर रही होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस कर रही होती है। अब चाहे उस पर कुछ लोकल लॉज अप्लाई हो रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, एक क्राइटेरिया पाकिस्तान में अवेलेबल है कि कोई भी एंटिटी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो किस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही होगी, ये बता दिया गया। सही। उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई गई हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कैसे बनाएंगे, कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या होनी चाहिए। सही है। इसके बाद उसी अकाउंटिंग उसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने आपको कुछ और भी बताया। वो क्या बताया, वो ये बताया कि आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, कब रिकॉग्नाइज करोगे, किस टाइम मेजरमेंट क्या होगी, किस टाइम मेजरमेंट क्या नहीं होगी। सही। उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने आपको ये भी बताया कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करोगे, आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज कैसे करोगे, डिस्क्लोजर क्या क्या दोगे किसी चीज़ के लिए। सही है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक, ट्रू एंड फेयर व्यू का इन सब चीज़ों से ये ताल्लुक है कि ये तीन चीज़ें बोलता है। अगर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू है, अगर ये तीन चीज़ें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। पहली चीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर appropriate and consistently being applied। जो अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसके बेस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो अप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है, चेंज नहीं हो रही। अगर चेंज हो रही है तो कोई सिनेरियो है उसका। सही है। कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है, सारी की सारी कभी चेंज नहीं हो रही। दूसरा, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
has been selected and selected की जगह आप कर लें adopted and applied। सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने अडॉप्ट किया है और उसको अप्लाई भी किया है सही तरीके से। सही है। सही तरीके से अप्लाई करने का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से की है, प्रेजेंटेशन आपने इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से की है, एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम इक्विटी सबको रिकॉग्नाइज इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है, उनको जो मेजर किया वो भी इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है। सही है। और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, फ्रेमवर्क सही अप्लाई हुआ है, डिस्क्लोजर सही दिए हुए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। सही है। डिस्क्लोजर मिसिंग है तब भी नहीं दे रही, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने सही अडॉप्ट नहीं किया तब भी नहीं दे रही, पॉलिसी सही नहीं थी तब भी नहीं दे रही। और एक चीज़ याद रखें, हाँ मैं जब ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि नहीं दे रही तो मेरा मतलब है मटीरियल चीज़, सही, इमटीरियल चीज़ नहीं। सही, मटेरियल मतलब वो चीज़ जिससे कि यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन या कोई फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता हो। सही है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मटेरियल है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो मटेरियल नहीं है। क्लियर। अच्छा जी, ये तो हो गया ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या है? an independent examination of financial statement for the purpose of obtaining evidences, sorry, to obtain evidences for the purpose of forming an opinion whether these financial statements are giving true and fair view or not। सही है। of the state or affairs of the company या entity। अगर ऐसा है तो ऑडिट है, अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिट नहीं। सही, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अश्योरेंस इंगेजमेंट की हमने 5 चीज़ें पढ़ ली हैं। सही, अश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए क्या 5 चीज़ें नेसेसरी थी? एक तो 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गई, एक सब्जेक्ट मैटर हो गया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में, एक आपका सुटेबल क्राइटेरिया हो गया जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऑडिट में, एक आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना हो गया, और एक आपका अश्योरेंस रिपोर्ट देना हो गया। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अगर कोई मसला नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बोर्ड की ज़रा शक्ल थोड़ी सी देख लेते हैं। जो हमारा कोर्स है वो बोल रहा है कि भाई बोर्ड से थोड़ी सी नो हाउ करा दें। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है, आईफेक, सही, इससे ज़रा सी नो हाउ करा दें। अगर नो हाउ हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, इसके अंडर में 4 बोर्ड्स हैं। IAASB, IAESB, ये चीज़ आप नोट कर लें। नोट्स में मैं इसके नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ उस बुक में ये चीज़ें दी हुई होंगी। सही है। IESBA और IPSASB। सही है। ये लेक्चर बहुत काम का है, याद रखना। इस तरह से मेरे ऑडिट के टीचर ने नहीं पढ़ाया था, वो बस स्टार्ट हो गए थे। अच्छे टीचर थे, ऐसा नहीं है, टीचर हमेशा अच्छे होते हैं। इतने अच्छे टीचर मैंने नहीं पढ़ा था यार इनसे कोई। IASB, ये बेसिकली आपका है इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। सही, ये है
इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, ये है आपका इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, ये है आपका इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सही। ये जो है ये हमारे ISAs और बाकी अश्योरेंस के स्टैंडर्ड इशू करता है। सही। ये जो दो हैं ये एथिक्स और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे डील करते हैं, और आईफैक ओवरऑल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड से डील कर रहा होता है, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। ये जो है ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के स्टैंडर्ड से डील करता है। और NPOs के लिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए अगर कोई चीज़ फोकस की गई है, फोकस्ड उनके लिए बनी है, तो वो ये स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान में अभी ये अप्लाई नहीं हुए हैं वैसे, ये जो स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं ये अप्लाई पाकिस्तान में नहीं हुए हैं, वो पाकिस्तान IFRS या अपने बोर्ड्स अपने स्टैंडर्ड्स ही लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़, इसका रेफरेंस आपको, अगर आप IFRS पढ़ रहे होगे तो IFRS से मिल जाएगा। सही। जब उनका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ मौजूद होगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म में ये चीज़ किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। सही है। अच्छा, तो हमारा काम है इस बोर्ड से, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड से। सही। एथिक्स जब पढ़े होंगे तो हम इसे देख लेंगे बस। सही। ये बोर्ड क्या करता है, ये बोर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। कौन से स्टैंडर्ड, आप ये याद रखना, हम हमेशा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये वर्ड याद रखना। ISA। एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, ये है ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑन का वर्ड याद रखना। सही। अच्छा, वो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स और अदर स्टैंडर्ड्स इशू करता है। वो अदर स्टैंडर्ड्स हमने ऊपर देखे क्या? हमने ऊपर अदर स्टैंडर्ड्स नहीं देखे। अच्छा, वो अदर स्टैंडर्ड्स क्या है ये भी देख लेते हैं। वो है ISREs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सही। इसके अलावा आपके हैं ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सही है। एश्योरेंस के लिए एक सेपरेट अलग से मौजूद है। एक है ISAE, सॉरी ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक मिनट। जरा
थोड़ा सा होल्ड रखिएगा प्लीज, जरा मैं नाम कंफर्म कर दूँ। सही, ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सही है। ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सही। ये स्टैंडर्ड्स जो है बेसिकली ये बोर्ड इशू करता है। ISRE, रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल। सही। रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू हम पहले थोड़ा सा देख ही लिया है, एश्योरेंस एंगेजमेंट भी देख लिया, रिलेटेड सर्विसेज में आपके ड्यू डिलिजेंस आ जाता है और अदर रिपोर्ट आ जाती है। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हर फर्म के लिए मैंडेटरी है। सही। तो ये सारे स्टैंडर्ड ये इशू करता है। और ये स्टैंडर्ड इशू करने का क्राइटेरिया क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इशू करने का क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले एक स्टडी होती है, कोई सिनेरियो अराइज हुआ होता है, उस सिनेरियो के बेसिस पे कुछ स्टडी परफॉर्म होती है, लोग अपनी अपनी सजेशन देखते हैं। सही है। डिस्कस करते हैं चीज़ें, मैटर डिस्कस किया जाता है और फिर उसके बाद स्टडी के बाद वर्किंग होती है, डिस्कशन होती है और एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया जाता है फॉर कमेंट्स। कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आपस में डिस्कस होते हैं और कमेंट्स डिस्कस हो जाने के बाद आपका कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो इशू हो जाता है। सही। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस होता है। सही। स्टडी जो आ रही है ना, कोई एक छोटी सी चीज़ मार्केट में हो रही है जिससे लोगों को कुछ प्रॉब्लम राइज हो रही है। सही। कोई चीज़ नोट डाउन की गई है, अब उसके ऊपर एक्ट करना है नहीं करना है, कब करना है कैसे करना है, हर कोई अपनी अपनी सजेशंस लेकर के आ रहा होता है। सजेशंस कंटिन्यूअसली बोर्ड रिसीव कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है, असेस कर रहा होता है। अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा जाता है तो उसके ऊपर फिर वर्किंग स्टार्ट होती है। वर्किंग स्टार्ट होती है, उसके बारे में स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज अप्लाई करके देखे जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं। जो एक्सपोजर ड्राफ्ट आया वो आपस में पहले शेयर करने के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट की फॉर्म में आती हैं चीज़ें। बोर्ड एक्सपोजर ड्राफ्ट एक दफ़ा इशू बोर्ड ने कर दिया, अब बोर्ड ने अपना सारा काम जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू करने से पहले पहले कंप्लीट कर लिया होता है। अब वो जाता है मार्केट में कमेंट्स के लिए। अब मार्केट्स में कौन कमेंट्स करते हैं? वो प्रोफेशनल्स कमेंट करते हैं, जो मार्केट में बैठे हुए बिजनेसमैन हैं वो कमेंट कर सकते हैं। यूजुअली प्रोफेशनल्स और जो मार्केट के कोर में बैठे हुए लोग हैं वो इसके ऊपर कमेंट करते हैं और बोर्ड के अपने मेंबर्स भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। कमेंट आ जाने के बाद फाइनल डिस्कशन होती है और फाइनली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होकर के इशू हो जाता है। सही है। यहाँ पे चीज़ें इस स्टेज पे ही बहुत ज़्यादा फिल्टर होती हैं, फिर इस स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। यहाँ से एक्सपोजर ड्राफ्ट जो निकल गया ना, एक्सपोजर ड्राफ्ट के निकलने का मतलब है अब कोई ना कोई स्टैंडर्ड आ जाना है। कमेंट्स रिसीव करने में, उस पर डिस्कस करने में, उसे अमेंड करने में कई मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स होने के बाद जब फाइनल चीज़ होती है तो वो इशू होती है। मेन एक्सपोजर ड्राफ्ट वाली चीज़ है, एक्सपोजर ड्राफ्ट आ गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, क्या ये चीज़ सारे स्टैंडर्ड्स के लिए अप्लाई होती है?
ISAs के लिए भी, बाकियों के लिए भी, ये सब के लिए अप्लाई होती है। सही। और ये स्टैंडर्ड्स तो इशू होते ही हैं। IASB ने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि वो IAPS ये कहलाते हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, ये स्टैंडर्ड नहीं कहलाते। सही है। ये बेसिकली बता रहे होते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड है उसे अप्लाई कैसे किया जाएगा। सही है। इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे और एक गुड प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आ सकते हैं जनरल सिनेरियो में स्टैंडर्ड को। सही है। अपनी प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देख ली? अभी तक हमने देख ली बोर्ड के बारे में, हमने देख लिया, और कौन कौन से बोर्ड हैं ये देख लिया, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं ये देख लिया, स्टैंडर्ड कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये देख लिया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट क्या बोलती हैं ये देख लिया। अच्छा, आपके पास जो एग्ज़ाम में आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना मैं बोल रहा हूँ। सही है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। इसे लो इम्पोर्टेंस पे रखना है चीज़ को। इसके बाद ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, जब हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरीके से होगा। अ, सबसे पहले स्कोप, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस, रिक्वायरमेंट और एक्सप्लेनेशन, जिसे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स बोलते हैं। सही। ये आपको हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा, और सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है और ये है। सही। ये चीज़ तो आपको लेक्चर के दरमियान ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ये और ये आपको आता है देन आप कुछ कर सकते हो, अगर आपको ये दोनों नहीं आते स्टैंडर्ड के तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही, यही है जस्ट। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? मैं आपको कुछ नोट्स शेयर करूंगा जिसमें ये सारी कहानी आ रही होगी। सही है। ऑडिट के बारे में हमने देख लिया। ऑडिट हम पढ़ेंगे कैसे ये देख लिया हमने। ऑडिट क्या होता है ये देख लिया हमने। ऑडिट सेटिंग बोर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कैसे प्रोड्यूस करता है ऑडिट सेटिंग बोर्ड, कौन है ऑडिट सेटिंग बोर्ड, किस बोर्ड का फर्दर मेंबर है, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड और इशू करता है। सही है। स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख ली। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है, और ये चीज़ हमने अपने दिमाग में बैठा ली है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता, ऑडिटर कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं लेता। सही है। कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन हो ही नहीं सकता, परसुएसिव एविडेंसेस की बेस पे हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। सही है। अच्छा, अब मेरा एक चीज़ हमारी रह गई जो हमने क्लास की शुरुआत में बोली थी कि ऑडिटर फ्रॉड डिडक्ट नहीं करता, तो ऑडिटर करता क्या है? ऑडिटर फ्रॉड डिडक्ट नहीं करता तो ऑडिटर करता क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। मैनेजमेंट पूरे साल मौजूद है अपने काम करने के लिए, पूरे साल बैठ करके वो अकाउंटिंग कर रही है, वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, कर रही है। एग्री है सब? ऑडिटर जाता है साल खत्म हो जाने के बाद 2-3 हफ्ते के लिए या महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ऑडिटर किया, और उसने वो चीज़ें वेरीफाई करने की कोशिश करता है जो कि उसकी पहले काम हो चुका। सही है ना, जो काम पहले हो चुका था। तो पहले क्या काम हुआ उसे नहीं पता। पहले
काम ये भी हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट खुद कोई फ्रॉड करना चाहे, मैनेजमेंट खुद कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकती है और ऑडिटर बेचारे को पता भी नहीं चलेगा। ऑडिटर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ पे डाउट करना नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू रिमेन स्केप्टिक, to obtain sufficient and appropriate evidence, to express appropriate opinion। बस ये काम करता है ऑडिटर, कुछ नहीं करता। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और ये काम करता है। सही है? क्या कर रहे हैं? स्केप्टिक रह रहे हैं। स्केप्टिक रहने का क्या मतलब है? स्केप्टिक रहने का मतलब है डाउट करना? नहीं। स्केप्टिक रहने का मतलब है रिलैक्स छोड़ देना? नहीं। स्केप्टिक रहने का मतलब है कि जो चीज़ मेरे सामने है मैं बस उस पर बिलीव करूंगा, इसके अलावा मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करूंगा। सही? यानी आंख बंद करके मैनेजमेंट पे भरोसा भी नहीं करना और मैनेजमेंट पे डाउट भी नहीं करना हमेशा। जो चीज़ सामने है बस वो है। मतलब समझ आया? मैनेजमेंट पे ना डाउट करना है और ना उसे फ्री छोड़ना है। एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि मैनेजमेंट बोल रही है कि मेरी सेल मिस्टर ए बी सी को 3 मिलियन की पूरे साल में हुई है। सही है? मैनेजमेंट ने ये बोला। ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो बोले कि आप तो झूठ बोल रहे हो। सही है? ऑडिटर का काम ये भी नहीं है कि बोले कि हाँ भाई सब सेट है, सही है 3 मिलियन ही की होगी आपने। सही? ऑडिटर का काम ये है 3 मिलियन की सेल है, इनवॉइसेस का है, जो आइटम सेल किए उसके आउटवर्ड नोट का है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड क्या है। सही? पेमेंट कब रिसीव हुई, ये एविडेंसेस देखना। अगर ये एविडेंसेस उसे मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ भाई आइटम भी निकला था, आइटम इन्वेंट्री में मौजूद था, आइटम इस डेट को निकला था, इस डेट पे जो है वो उसका क्यूसी हुआ था, इस डेट पे जो है वो उसकी इनवॉइस जनरेट हुई थी, इस डेट पे इसकी एंट्री हुई और फिर उसके बाद एंट्री के बाद इस डेट पे इसकी पेमेंट भी आ गई। ये पूरी साइकिल उसने वेरीफाई की ना, वो बोलेगा हाँ भाई सही है। यानी उसने ना मैनेजमेंट पे भरोसा किया है ना मैनेजमेंट पे डाउट किया है। उसने एविडेंसेस देखे हैं। एविडेंसेस क्या है? सही? और वो एविडेंसेस देखता है सैंपल बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे। टेस्ट बेसिस डजेंट मीन कि आप इन अप्रोप्रिएट सैंपल उठा लो। 50,000 ट्रांजैक्शन थी, मैं सिर्फ 1,000 वेरीफाई करके बोलूं कि हाँ भाई सारी की सारी सही है, ये सफिशिएंट सैंपल नहीं है। सही है? मेरे पास जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है उसकी एक कोई बेसिस होनी चाहिए कि ये सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन है। ओवरऑल पॉपुलेशन का क्या मतलब? ये वर्ड आप याद रख लो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ये है टोटल डेटा जो अवेलेबल है। 10,000 मिलियन की सेल हुई, 10,000 मिलियन, ये मेरी टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से मुझे वेरीफाई कितना करना है? मुझे वेरीफाई एक सैंपल करना है। वो सैंपल मस्ट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, बोथ। मैं कहूँ कि मैं 8 मिलियन तक, 800 मिलियन तक सेल वेरीफाई करूंगा 10 100 मिलियन में से। 800 मिलियन तक मैं सेल वेरीफाई करूंगा। साइज तो मैंने बहुत बड़ा ले लिया, पर मैंने ये बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन से अब की जो इन्वॉइसेस होंगी वो मैं वेरीफाई करूंगा, और वो वेरीफाई करते हुए मेरी 8 मिलियन 800 मिलियन से ऊपर की इन्वॉइसेस वेरीफाई हो जा रही हैं। तो क्या ये ओवरऑल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है?
मैंने क्या हर तरह की इन्वॉइसेस सेलेक्ट की हैं, मैंने वो इन्वॉइसेस तो सारी की सारी छोड़ दी जो कि 2 मिलियन से कम की थी, 20 मिलियन से कम की थी। 20 मिलियन से कम वाली इन्वॉइस में हो सकता है कोई एरर हो, सही, कोई फ्रॉड हो, ऐसा हो सकता है। तो मुझे ऐसी पॉपुलेशन लेनी है जो कि ओवरऑल ऐसा सैंपल लेना है जो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इररिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी वाला तो मैंने ले लिया था, लेकिन क्वालिटी मैंने नहीं ली थी, मैंने हर तरह की नहीं उठाए थे, मैंने क्वांटिटी ले ली थी सिंपल। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होने चाहिए, सही है। ये मैं सिंपल बेस बना रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को डिटेल हम उस वक्त करेंगे जब हम स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होंगे। सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड है हमारे पास, एविडेंसेस का स्टैंडर्ड है हमारे पास, सही है। इसके अलावा इंगेजमेंट का स्टैंडर्ड है, फ्रॉड का स्टैंडर्ड है हमारे पास, सही है, रिस्क का स्टैंडर्ड है हमारे पास, एसेट रिस्क पे रिस्पॉन्स का स्टैंडर्ड है हमारे पास। ये सारे स्टैंडर्ड मौजूद हैं, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमें रिमेन स्केप्टिक रहना है, स्केप्टिक का हमने देख लिया, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करना ऑडिटर को, और एप्रोप्रिएट ओपिनियन देना। एप्रोप्रिएट ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, मतलब एविडेंसेस मैंने ऑब्टेन किए थे जो बता रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही है, मैं ओपिनियन दे दूं कि नहीं गलत है, सही। एविडेंसेस बता रहे हैं कि मिस स्टेटमेंट मौजूद है, मैं ओपिनियन दे दूं कि मिस स्टेटमेंट के सारे ट्रू एंड फेयर क्यों दे रहे हैं, सही। मिस स्टेटमेंट का मतलब वो तीन चीजों में से कोई एक चीज एटलीस्ट मौजूद है। क्या तीन चीजें, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर ये तीन चीजों में कोई एरर है तो मिस स्टेटमेंट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू है। क्लियर है। हम मेरे ख्याल से कहीं निकले थे और कहीं और चले गए। ऑडिटर कंक्लूसिव एविडेंस क्यों नहीं दे सकता, ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि रिमेन स्केप्टिक रहते हुए भी क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट जो यहाँ पे 100% ऑल द टाइम मौजूद थी, ऑडिटर ने अभी रिमेन स्केप्टिक रहते हुए क्या काम किया था, जो मैंने एक आपको एग्जांपल दी। उसने इनवॉइस देखी थी, उसने गुड आउटवर्ड नोट देखा था, सही है। उसने क्वालिटी कंट्रोल चेक किया था, उसने पेमेंट देखी थी, उसने एंट्री देखी थी, सही है। ये चीज़ें उसने देखी थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैनेजमेंट इनवॉइस बना ले खुद से, गुड आउटवर्ड नोट भी बना ले, क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टाफ है वो उसी के कंट्रोल में, उससे भी अपने सर्टिफिकेट ले ले, सामने वाले जो बायर है उससे मिलकर की कोई इनवॉइस उसने सेल्स टैक्स बचाने के लिए जनरेट कर ली हो, एंट्री उसके हाथ में, ये सारे काम कर लिए। अगर ये सारे काम मैनेजमेंट ने कर लिए, क्या ऑडिटर को पता भी चलेगा क्या हुआ, क्या ऑडिटर के लिए पॉसिबल है इस चीज़ के ऊपर डाउट करना अगर सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। क्या पॉसिबल है ऑडिटर के लिए इस चीज़ पे डाउट करना, नहीं है पॉसिबल। क्यों, क्योंकि उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं, रिमेन स्केप्टिक रहते हुए भी उसे ये चीज़ नहीं मिल सकी कि हाँ यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ था, जबकि फ्रॉड हुआ था, सही। दैट इज वाई वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, कंक्लूसिव एश्योरेंस नहीं देता। क्यों, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को पकड़ना। बाय चांस बाय लक हो सकता है पकड़ ले, लेकिन अगर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में तो वो ये नहीं पकड़ सकता। प्लस वो पास्ट इवेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, उसके पास जो एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे परसुएसिव है, वो कंक्लूसिव एविडेंस ही नहीं है, सही है। जब उसके पास एविडेंस ही कंक्लूसिव नहीं है, वो वहाँ पे शामिल ही नहीं था, उस प्रोसेस में शामिल नहीं है, तो फिर वो कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं, सही। और तीसरा, हम जो ऑडिट करते हैं वो सैंपल बेसिस पे करते हैं। सैंपल बेसिस पे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और उसे ओवरऑल पॉपुलेशन पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, और फिर उस रिजल्ट
जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करने के बाद आया होता है, उसके हिसाब से हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सही है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता कैसे? ऑडिटर एंटिटी, अब ये हम लास्ट चीज कर रहे हैं आज की। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंटिटी ने अप्रोच किया ऑडिटर को, भाई आप ऑडिट कर दो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही। ऑडिटर क्या चीज देखेगा? सबसे पहले देखेगा प्री कंडीशन टू ऑडिट ये अवेलेबल है। अगर प्री कंडीशन टू ऑडिट अवेलेबल है तो वो देखेगा क्या इंडिपेंडेंस मेरी मौजूद है। फिर वो देखेगा क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सही। इसके बाद वो ऑडिट की प्लानिंग करेगा। इसके बाद वो जाएगा, दो तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो तरह की चीज़ें आ जाएंगी। सॉरी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल में आ रहे होंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये क्या होते हैं अभी देख लेते हैं। इनसे ऑब्टेन करने के बाद जो एविडेंसेस जो ऑब्टेन हो रहे होंगे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद, उसकी बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें ओपिनियन होगा। सही। एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद यहाँ पे एक और स्टेप आता है, वो बेसिकली डिस्कस करता है जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में शामिल नहीं है, लेकिन एंटिटी को गवर्न करने में शामिल है। सही है। प्री कंडीशन टू ऑडिट क्या है? प्री कंडीशन टू ऑडिट है, सबसे पहली चीज प्री कंडीशन टू ऑडिट में जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर ये है तो फिर दूसरा देखा जाता है मैनेजमेंट अंडरटेक या अंडरस्टैंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होगी। ये मत बोलना कि ऑडिटर, कोई बंदा अगर किसी ऑडिट क्लाइंट के पास मौजूद है और वो ये बोल रहा है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर बना रहा है, एंटिटी नहीं बना रही। भाई मेरे, अगर आप बना रहे हो तो पहले तो ये चीज़ एक प्रैक्टिस गलत अडॉप्ट कर ली गई है कि ऑडिटर जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना करके दे रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो आप बना करके जो चीज़ भी दे रहे हो ना, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट ने ली है कि हाँ ये चीज़ सही है। मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप बना करके नहीं दे रहे हो। सही। आप सिंपल कुछ एडजस्टमेंट करके कर सकते हो, बता सकते हो कि ये एडजस्टमेंट कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। आप दोगे नहीं बना के, जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली गई है वो प्रैक्टिस गलत है। लेकिन स्टिल उस प्रैक्टिस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट लेती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन मैनेजमेंट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सही है। ऑडिटर नहीं करता, ऑडिटर रिपोर्ट देता है उसके ऊपर। मे भी पॉसिबल कि ऑडिटर कोई ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट के हिसाब से बनी हुई होती है। सही है। इसके अलावा मैनेजमेंट ये अंडरटेक कर रही है कि वो नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करेगी। सही है। इम्प्लीमेंट करेगी, अप्लाई करेगी नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, मैनेजमेंट अंडरटेक कर रही है कि वो इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन
related to preparation of financial statement, information which may be required by auditor, यानी अदर इंफॉर्मेशन। सही। तीसरी, एक्सेस टू पर्सन्स who may have इंफॉर्मेशन, जिसके लिए इन दोनों के लिए ऑडिटर को अलग से बताना होगा कि भाई इनके ऊपर एक्सेस चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पर्सन से बात करनी है। सही है। तो इनको अलग से बताना होगा, ये इंफॉर्मेशन वो खुद डायरेक्टली भी दे रही होगी। सही है। और ये चीज़ें अगर मौजूद हैं, मैनेजमेंट अंडरटेक कर रही है ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अगर कर रही है तो मैं आगे सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, अदरवाइज मैं सेकंड स्टेप पे भी नहीं जाऊंगा। क्लियर है। यानी यहीं पे एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, मेरी ऑडिट की एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। ये जो शुरुआत के स्टेप हैं, ये 3 स्टेप, अगर ये 3 स्टेप का आंसर नो आ जाता है तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट फॉर्म ही नहीं हुई, ऑडिट खत्म, ऑडिट नहीं हुआ। हाँ, मैं यहाँ पर आ गया, अब ऑडिट चल रहा है। सही है। ये प्री कंडीशन टू ऑडिट में चेक करूंगा, इसके बाद अपनी इंडिपेंडेंस चेक करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ इनसे या नहीं। सही। यहाँ पे चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें एक ही स्टेप पे होंगी। 1 2 3 ये तीनों चीज़ें एक ही स्टेप पे होंगी। इंडिपेंडेंस चेक की जाएगी, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, उसकी इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंट है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंट है। सही है। वो किसी तरीके से उसका कोई इंटरेस्ट है वो एंटिटी से नहीं बन रहा। सही। किसी तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट एंटिटी के साथ नहीं है। सही। कोई दूसरा इंटरेस्ट एंटिटी में नहीं है उसका, या उसके किसी डिपेंडेंट का नहीं है। ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद वो ये देखेगा क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास टाइम अवेलेबल है, मेरे पास ऑडिट टीम अवेलेबल है, मेरे पास ऑडिट के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल है, मेरे पास वो स्किल्ड स्टाफ अवेलेबल है, वो कंसल्टेशन अवेलेबल है जो इस नेचर ऑफ ऑडिट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखेगा वो। अगर वो रिसोर्सेज उसके पास नहीं है तो वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही। रिसोर्सेज ना होते हुए भी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका कोई दूसरा इंटरेस्ट है, ऑडिटर का कोई दूसरा इंटरेस्ट है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थी फिर भी उसने ऑडिट एक्सेप्ट किया। इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट है, इंडिपेंडेंस नहीं है। सही है। तो इंडिपेंडेंस, रिसोर्सेज, ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें प्री कंडीशन नहीं थी फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, इंडिपेंडेंस इंपेयर हो रही है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है बंदे का, तभी प्री कंडीशन ना होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। ऑडिटर को पता ही नहीं था कि भाई प्री कंडीशन चेक करते हैं। तो भाई ऑडिट जो लोग कर रहे हैं ना वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता तो भाई किसे पता होगा? ये चीज़ तो अज्यूम कर ही नहीं सकते कि ऑडिटर को पता नहीं था कि इंडिपेंडेंट प्री कंडीशन टू ऑडिट नहीं होती। आज ऑडिट का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैं आपको प्री कंडीशन टू ऑडिट बता रहा हूँ। सही। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे प्री कंडीशन टू ऑडिट का नहीं पता हो, जो प्रैक्टिस में बैठे उसे ना पता हो। सही। ना पता होना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। सही है। तो ना पता होना कोई एक्सक्यूज नहीं है प्रोफेशन में, याद रखें। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, ऑडिट एक्सेप्ट हो गई। ऑडिट एक्सेप्ट हो गया, फिर मैं प्लानिंग करूंगा कि क्या चीज़ मुझे कब करनी है, कैसे करनी है, कितने लोगों को डिप्यूट करना है, किस पर्सन को कब डिप्यूट करना है, किस पर्सन को क्या काम करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे फिल करने हैं, किस किस को कंफर्मेशन सेंड करनी है, किस किस से मुझे किस एक्सटेंट पे मुझे वेरिफिकेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लान करूंगा, कौन सा मेरा रिस्की एरिया, कौन सा मेरा सही एरिया, ये सारी चीज़ें प्लानिंग स्टेज पे लूंगा। अब मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिट पे जाकर ही कर रहा हूँ। अच्छा, प्लानिंग स्टेज से पहले भी मैं एक वॉक थ्रू यूजुअली परफॉर्म करता हूँ। सही है। वॉक थ्रू परफॉर्म करता हूँ, वॉक थ्रू में मैं इनके स्टेप्स देख लेता हूँ कि हाँ भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। 2 या 3 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करूंगा, उसका पूरा वॉक थ्रू परफॉर्म कर दूंगा। वॉक थ्रू का मतलब उनके एक एक स्टेप, जो जो स्टेप किसी भी ट्रांजेक्शन को होता है, लाइव ट्रांजेक्शन में वेरीफाई कर रहा हूँ। लाइव ट्रांजेक्शन में देख रहा हूँ कि पहले ये चीज़ जनरेट हुई, फिर ये चीज़ जनरेट हुई। एक कोई सैंपल, एक 2 3 ट्रांजेक्शन ली और उसे लाइव देख रहा हूँ पूरा, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड मैं देख रहा हूँ। इशुएंस से लेकर के, रिक्वेजिशन से लेकर के, इशुएंस इशुएंस से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, सेल से लेकर के आपके पेमेंट आ जाने तक, ये पूरी लाइव एक ट्रांजेक्शन में देखूंगा, पूरा लाइव सर्किट देखूंगा। उसकी बेसिस पे मैं रिस्क असेस करके अपनी प्लानिंग करूंगा। अब प्लानिंग करने के बाद मैं जाता हूँ
टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल के ऊपर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में करता हूँ कंट्रोल्स देखने के लिए कि एंटिटी ने कि कैसे कंट्रोल्स इस्टेब्लिश किए हैं। सही है, कैसे कंट्रोल्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है मुझे प्रोसीजर्स कम करने की जरूरत है, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है। मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है तो मैं प्रोसीजर्स कम करके निकल सकता हूँ। अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं और मुझे ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिंपल 1 पर्सन ही है कंपनी में और कोई नहीं है। सही, और एक कंपनी है जिसमें 10,000 पर्सन है और दोनों में कंट्रोल्स किस जगह पे अच्छे होंगे। एक परसेप्शन लोगों के जहन में बैठ जाती है कि अगर एक ही पर्सन है, एक ही ऑनर है और वही सारे काम कर रहे हैं तो भाई फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता ना, वो अपने साथ क्यों फ्रॉड करेगा। तो भाई मेरे, ये बात याद रखना, जहाँ एक पर्सन होता है सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल, वहीं फ्रॉड होता है। सही है, जितनी ज़्यादा डिविजन्स होंगी, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा चेक्स होंगे, उतना कंट्रोल इफेक्टिव होगा। एक पर्सन में चेक्स नहीं हो सकते, पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पर्सन में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हो। सही, एक पर्सन अपनी नीड के हिसाब से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है। सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको कुछ जगहों में सुनने को ही मिलेगी, तो इस स्टेटमेंट को आपको निगेट करना है हमेशा। सही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप जितने ज़्यादा डिविजन्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा चेक्स होंगे, उतना अच्छा कंट्रोल। सही, कितने इफेक्टिवली प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे हैं। सही है, वो कंट्रोल एसेस करने के बाद अगर कंट्रोल ज़्यादा है, अच्छे हैं कंट्रोल, तो मुझे अपने प्रोसीजर्स कम करने पड़ेंगे। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम अप्लाई करने पड़ेंगे, अगर कंट्रोल अच्छे नहीं है तो मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपके तमाम वेरिफिकेशंस आ जाती हैं, चाहे वो बैलेंस शीट आइटम की हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम की हो, चाहे वो अकाउंट बैलेंसेस वेरीफाई करने के लिए हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन क्लास वेरीफाई करने के लिए। अकाउंट बैलेंसेस वेरीफाई करना, बैलेंस शीट के जो अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं वो। ट्रांजैक्शन क्लास वेरीफाई करना, अगर उनकी मैं ट्रांजेक्शन के ऊपर चल जाऊँ, सेल, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ये सारे जो है मैं ट्रांजेक्शन क्लासेस होते हैं, ये सारे के सारे मैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता हूँ कि हाँ ये अकर हुए थे नहीं हुए थे। रिसीवेबल, पेएबल, फिक्स एसेट्स, ये सारे मैं अकाउंट बैलेंसेस वेरीफाई करता हूँ कि टोटल इतना बैलेंस है, ये इतना बैलेंस था या नहीं था। सही, ये जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पे भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये देखता हूँ बैलेंस शीट के आइटम पे कि क्या इतने रिसीवेबल थे, क्या इतने फिक्स एसेट थे, क्या इतना कैश एंड बैंक था एंटिटी के पास। सही, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ये मैं अकाउंट बैलेंसेस वेरीफाई कर रहा हूँ। सही, जब मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शन क्लास की तरफ, जब मैं पीएनएल के आइटम देख रहा होता हूँ तो मैं यूजुअली वाउचिंग करता हूँ, मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को उठाता हूँ, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को उठा करके वेरीफाई कर रहा होता हूँ, तो ये मैं वाउचिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, ये है वाउचिंग। सही है, कोई मसला इसमें? अच्छा, ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मुझे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उन एविडेंसेस को मैं टेस्ट बेसिस, बेसिकली टेस्ट बेसिस पे मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, सबके ऊपर नहीं किया। मैंने क्या बोला था, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे हैं तो मैं कम परफॉर्म करूंगा, ज़्यादा है ख़राब है तो मैं ज़्यादा परफॉर्म करूंगा। मेरा मतलब यही था कि सैंपल साइज मेरा क्या होगा, सैंपल साइज ज़्यादा होगा अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे वीक हैं। सही, सैंपल साइज कम होगा अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे स्ट्रॉन्ग है। एविडेंसेस ऑब्टेन हुए सैंपल के ऊपर, मैं उसे प्रोजेक्ट करूंगा ओवरऑल पॉपुलेशन पे। 10,000 ओवरऑल पॉपुलेशन थी, मैंने 7,000 का सैंपल वेरीफाई किया। सही है, इसमें 700 ट्रांजैक्शन जो है वो एरर वाली निकली। सही है, तो 7,000 का क्या हुआ, ये 10% है, तो इसका मतलब है कि 10% ऑफ 10,000 भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये भी एरर वाली होंगी। ये होता है सैंपल को प्रोजेक्ट करना पॉपुलेशन के ऊपर। सही है, अभी ओवरऑल पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे हम, बता रहा हूँ पूरा स्टैंडर्ड अभी खत्म कर लेंगे सिवाय रिपोर्टिंग के, पूरा कर लिया हमने। सही है,
ये पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद डिटेल में कल से हम स्लोली तमाम चीज़ें लेकर के चलेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये लेक्चर सुनना, सही है। जब हम एविडेंसेस ले लेंगे तो एविडेंसेस की बेसिस में हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, कुछ मटेरियल होंगी, कुछ इमटेरियल होंगी। जो मटेरियल ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, बोलेंगे ये क्यों हुआ, इसे सही कर लो, ये एडजस्टमेंट कर लो, सही, इसका रीज़न आइडेंटिफाई कर लो, ये बता दो ये क्यों हुआ, ताकि हम इससे किसी और चीज़ को रिकनसाइल कर लें। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उस चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। जो चीज़ें रिजॉल्व हो गई वो सही है, जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई उसके लिए अगर मुझे फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं तो मैं फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अगर फर्दर प्रोसीजर्स के बाद भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई, ऑब्जर्वेशन मटेरियल रह गई, तो मैं रिपोर्ट के ऊपर अपने एक ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन ले लूंगा। मैं रिपोर्ट को ओपिनियन मॉडिफाई करने का मतलब है मैं रिपोर्ट को या तो क्वालिफाई करूंगा, या एडवर्स ओपिनियन दूंगा, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा, सही है। इन तीनों में से कुछ दे रहूंगा तो मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है। रिपोर्ट मॉडिफाइड और ओपिनियन मॉडिफाइड दो अलग अलग चीजें हैं, ये हम जब रिपोर्ट को देख रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? आज का लेक्चर मैं इतने पे स्टॉप करूंगा। बहुत तेजी से गया हूँ मुझे अंदाजा है, सही है। लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका ओवरऑल ऑडिट जो आप पढ़ने वाले हो आगे जा करके वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। अगर ये चीज़ समझ आई है ना तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड पढ़ना, चीज़ें पढ़ना आसान होगी। इस लेक्चर को बार बार सुनना, कई बार सुनना, अंडरस्टैंड कुछ ना हो रहा हो क्वेश्चन करना, कोई टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं हो रही हो, अपनी सिंपल बेसिक जो आपका नॉलेज है ना उससे इसे लिंक करने की कोशिश करो, इंटरलिंक करने की। अगर लिंक हो जाती है तो ये चीज़ याद रहेगी। हमने ओवरऑल स्टैंडर्ड में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इंगेजमेंट हमने थोड़ी सी देर में ख़त्म कर ली थी, हम इंगेजमेंट के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड मौजूद है वो पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस वाली जो चीज़ें कब हम एक्सेप्ट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये हम सारी चीज़ देख रहे हो। अगर आप देखो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें पढ़ी, इधर देख लो। इंडिपेंडेंट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए ऑडिट के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड ये हमने देख ली है ना। एग्रीइंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस वाली चीज देख ली, क्या क्या चीजें हम करेंगे, ये एंगेजमेंट के टाइम हम क्या क्या चीजें करेंगे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, अभी हमने ज्यादा चीजें नहीं देखी। प्लानिंग हमने देख ली। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वॉक थ्रू वाला और इंटरनल कंट्रोल वाली चीज बता दी। रिस्क के ऊपर रिस्पॉन्स बता दिया, मटीरियलिटी बता दी, ऑडिट एविडेंस बता दिया, सैंपलिंग बता दी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये मैंने स्किप कर दिया, छोटा सा है, फिलहाल मैंने सिर्फ इसका नाम लिया है। डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं बताया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इतनी डिटेल में नहीं गया मैं, सब्सिक्वेंट इवेंट मैंने नहीं बताया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं बताया, ये सारे प्रोसेस हैं ये मैंने नहीं बताया। ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं, ये हम सारे के सारे बाद में देखेंगे। रिपोर्टिंग मैंने बता दी। ये जो पूरा एरिया है ये हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे और अपॉइंटमेंट को देखेंगे। पहले मैं अपॉइंटमेंट को देखूंगा उसके बाद हम इसके तरफ चलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर किसी को है तो वो बात कर ले, नहीं तो फिर हम इसे एंड करते हैं आज। नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सही है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।